ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 2024 के इस चुनावी दंगल में। बढ़ेंगे आगे चर्चा में, लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट आपको दे दें। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। राजस्थान में 26.84% वोटिंग हो चुकी है। यूपी की बात करें तो 24.31 वोटिंग प्रतिशत यहां पर निकल करके सामने आया है। बिहार में 21.68 वोटिंग प्रतिशत पहुंच चुका है। कर्नाटक की अगर बात करें तो सुबह 11 बजे तक यहां पर 22.34% वोटिंग हो चुकी है, यानी मतदान हो चुका है। केरल की बात करें तो 25.61% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। तो लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक सीट का हाल आपको बता रहे हैं। लेकिन त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो 36.42% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 35.47% वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 28.15% वोटिंग हो चुकी है, मत का प्रयोग हो चुका है मध्य प्रदेश में 28 की हमने बात की। लेकिन उसके बाद अगर आगे निकलते हैं तो पश्चिम बंगाल की जहां बात करते हैं 31.35% वोटिंग हुई है। पिछले बार अगर बात करें तो सबसे आगे वोटिंग परसेंटेज की रेस में पश्चिम बंगाल निकला था। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, 18.83% वोटिंग यहां पर हो रही है। असम में 27.43% वोटिंग हो चुकी है। मणिपुर की बात करें तो 33.22% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में 26.61% वोटिंग हो चुकी है। तो लगातार पल पल का अपडेट, जहां पर अभी तक मत प्रतिशत में सबसे आगे अगर कहें तो त्रिपुरा निकल रहा है। त्रिपुरा के बाद से छत्तीसगढ़, ये वो इलाके हैं जो थोड़ा सा सेंसिटिव माने जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पल पल के अपडेट के बीच बढ़ेंगे चर्चा में आगे, और हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक गहलोत, तो बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। 88 सीटें 13 राज्यों की, काफी महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि अगर हम पिछले बार की बात करते हैं यानी 2019 की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसी में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। जितनी भी कांग्रेस के पाले में सीटें आई थी उसमें इसी दूसरे चरण में कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखी थी। आज अगर बात करें तो आज भी केरल की बात करें सभी सीटों पर है, कर्नाटक पर है। तो कितना महत्वपूर्ण आप ये मुकाबला मान रहे हैं और कैसी टक्कर देख रहे हैं? मुकाबला तो ज्योति जी हर जगह ही महत्वपूर्ण है और हर एक सीट महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की दृष्टि से भी देख लीजिए, कि किसी भी दृष्टि से हम देखें तो महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है ताकि अधिक से अधिक मतदान हो सके। और अगर राजनीतिक भविष्य को लेकर बात करें, राजनीतिक पार्टी के हिसाब से बात करें तो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा इन्हीं एरियो में सेंध लगाने की कोशिश में है जहां पर पिछली बार कांग्रेस का थोड़ा सा ठीक प्रदर्शन रहा था या अन्य विपक्षी दलों का ठीक प्रदर्शन रहा था। और साथ में अन्य विपक्षी दल अपनी ताकत पूरी झोंक कर अपनी स्थिति को बरकरार रखने की कोशिश में है। तो और वोटिंग प्रतिशत भी 11 बजे तक का अगर देखें तो ठीक जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि पहले चरण में जितना कम मतदान हुआ उससे कहीं अधिक मतदान होगा और लोग अपनी भूमिका लोकतंत्र के इस महापर्व में निभाएंगे। बिल्कुल, पिछली बार हमने देखा था जो चुनाव आयोग ने लक्ष्य रखा था 75 का, वो कहीं ना कहीं 65 में आकर के सिमट गया था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं गर्मी ज्यादा है पिछले बार के बावजूद, लेकिन बावजूद उसके लोग थोड़ा सा घर से बाहर निकल रहे हैं और प्रतिशत ठीक ठाक अभी तक का नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे आपसे चर्चा में बने रहेंगे। लेकिन रोहिला साहब भी हमारे साथ बने हुए, राहुल जी भी हमारे साथ बने हुए। रोहिला साहब, एक बड़ा सवाल, चलिए कोई बात नहीं, रोहिला जी आपसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। राहुल जी, सवाल आपसे ही ले लेते हैं। दक्षिण में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। आपकी पकड़ ठीक ठाक है, लेकिन बीजेपी इस बार कह रही है कि दक्षिण में पकड़ मजबूत बनाकर ही रहेंगे चाहे जो हो जाए, और 400 पार का लक्ष्य साध के रहेंगे। राहुल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद म्यूट में है आप। हेलो, आ रही है आवाज में? जी आ रही है। हाँ जी, ये 500 पार भी कह देंगे, 600 पार भी कह, इनके कहने से क्या होता है? कोशिश हर बंदा करता है, ये भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूत है और हम आगे और मजबूत होंगे, हमें ये अनुमानित है। हर बंदे की सोच है, सोचने में कोई टैक्स नहीं है, सोचने में कोई रुपया नहीं लगता। अभी सोच रहे कि हम 400 पार जाएंगे। जमीनी स्तर पे ये कहाँ पे है देखने की चीज वो है। जमीनी स्तर पे इनके पैरों से जमीन खिसक चुकी है। ये लोग कहीं पे धरातल पे है नहीं। किसान इनके अगेंस्ट है, व्यापारी इनके अगेंस्ट है, कर्मचारी इनके अगेंस्ट है, महिला इनके अगेंस्ट है, मैक्सिमम वर्ग इनके अगेंस्ट चल रहे हैं। उसके बाद भी ये सोचते हैं कि हम 400 पार लेके जाएंगे। तो सोचे जाओ, वो पता लग जाएगा जिस दिन काउंटिंग हुई दिन इनको पता लग जाएगा ये है कहाँ पे, जिन स्तर पे कहाँ खड़े हैं। चलिए ठीक है, राजवीर जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
आ रही है जी, आ रही है। दक्षिण बहुत ही अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस अपनी तभी भी पैठ बनाए हुए, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा वहां पर कमजोर होती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस बार क्या है, आपका क्या लगता है, आपको दक्षिण में आपकी पकड़ मजबूत हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि भाई बीजेपी दक्षिण में तो नहीं घुसने देंगे बीजेपी को। हाँ, ये तो कांग्रेस से क्या हर एक पार्टी का अपना होता है कि वे अपना ज्यादा से ज्यादा विस्तार करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो ग्रो किया है साउथ में, तमिलनाडु में जो हमने किया है, पूरा भारत देख रहा हूँ जो अन्नामलाई जी ने कितनी मेहनत की है वहाँ साउथ में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आंध्रा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा करेंगे। तेलंगाना में हम लोग अच्छा करेंगे। कर्नाटक में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, हमारी थोड़ी केरल का बताइए सर, केरल में क्या इस बार खाता खोलने की सोच रहे हैं? उम्मीद तो है हमारी, अनिल एंथनी जी है और बड़े हमारे नेता तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें उम्मीद तो देखो, पार्टी कार्यकर्ता पार्टी का नेता उम्मीद रखता है कि भाई हम जनता के दिलों में जगह बना पाए। हम वहाँ प्रयास कर रहे हैं और हमारा बेहतर प्रदर्शन वहाँ से आएगा निकल के। ठीक है, अनिल एंथनी जो हमारे युवा नेता है वो चुनाव लड़ रहे हैं और भी हमारे जो बड़े नेता है वो भी लड़ रहे हैं। तो केरल में जो हमारी कमजोरी है वो हम लगातार प्रयासरत है। हमारा संगठन वहाँ बहुत मजबूत हुआ है। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में हम लोग बहुत मजबूत हुए, बहुत मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा खाता खुलने की हमारी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, अब ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन दीपक जी, 400 पार की जहां बात आती है तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। हालांकि बीजेपी उस पर काम कर रही है, लेकिन बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप कितना इसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं? क्योंकि पिछली बार 300 पार तो ये पहुंच गए थे, लेकिन 400 पार कोई मामूली बात नहीं है। इस बार की लहर के हिसाब से, इस बार के मुद्दों के हिसाब से, इस बार के वातावरण के हिसाब से, सियासी माहौल के हिसाब से आप कितना इसको धरातल पर उतरते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, इतना बड़ा लक्ष्य तो नहीं है। पहले कांग्रेस ने भी इसको प्राप्त किया है, अब भारतीय जनता पार्टी भी इसकी तरफ अग्रसर होने की पूरी कोशिश कर रही है। हमें देखना पड़ेगा, नॉर्थ में भाजपा अपनी स्थिति बरकरार बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 राज्यों में भाजपा को कभी भी 50 से अधिक सीटें नहीं मिली, तीनों को मिलाकर। लेकिन शायद इस बार वो यहाँ से भी इसको क्रॉस कर जाएंगे। थोड़ा बहुत नुकसान 1-2 सीटों का राजस्थान में भी हो रहा है। एक सीट का मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1 सीट हरियाणा में भी लूज कर रहे हैं और थोड़ा बहुत नॉर्थ में और 1-2 सीटों पे और नुकसान। कौन सी सीट आपको लग रहा है हरियाणा में लूज कर रहे हैं? हरियाणा में रोहतक के ऊपर कड़ी टक्कर है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस अभी जो स्थिति इनको शुरुआत में मजबूत स्थिति मिल रही थी, वो ये धीरे धीरे अपनी टिकट का बंटवारा न करके, टिकट का डिक्लेयर न करके लूज करते जा रहे हैं उसको। हर रोज एक दिन आगे बढ़ता जा रहा है। पहले 12 तारीख को कर रहे थे, फिर 17 को हुआ, फिर 19 को हुआ, अब सुनने में आ रहा है 29 तारीख को करेंगे। तो इस प्रकार से लोगों के मन में भी एक प्रकार की शंका पैदा हो जाती है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप दीपक जी? कांग्रेस की मैं बात, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसमें से अभी गुरुग्राम में सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि इसको लेकर अभी विवाद भी हुआ था राज बब्बर के नाम को लेकर। आज ही उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, कल शाम, माफ कीजिएगा, कल शाम उतारे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं राजस्थान में था और राजस्थान के बाद अभी महाराष्ट्र पहुंचा हूँ, तो यहाँ की स्थिति का आकलन कर रहा हूँ। तो मैं कल रात से मेरी थोड़ी तबियत खराब थी, तो मैं देख नहीं पाया। मैं अभी इसका चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी शाम में उन्होंने उतार दिए हैं 8 सीटों पर। अभी गुरुग्राम में सस्पेंस बना हुआ है। हाँ, वो चलो वो भी हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों जो जिस पार्टी ने इतने लंबे समय तक हरियाणा में शासन किया, इतनी मजबूत स्थिति में वो है, और उम्मीदवारों के ऊपर इतना संशय क्यों आ जाता है उन लोगों को। लेकिन ठीक है, कांग्रेस को अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए, कुछ और विषयों पर उनको सोचना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। राहुल जी कह रहे थे कि सोचने से क्या होता है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है पिछले समय से कि जो उन्होंने सोचा है वो उन्होंने करके दिखाया है। हरियाणा में 2 बार लगातार सरकार उन्होंने बना ली, राजस्थान में अभी सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में फिर से रिपीट हो गई, छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस को हटाकर अपना शासन लेके आए, तेलंगाना में उनका मत प्रतिशत के हिसाब से देखे तो ठीक ठाक तो रहा है। लेकिन भाजपा को भी अन्य काफी क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। जो आंकड़ा और जो एक लक्ष्य भाजपा ने रखा है वो इतना सुगम नहीं दिख रहा है जितना वो सोच रहे हैं। लेकिन पिछली बार से तो ज्यादा बढ़त इस बार मुझे अपनी आंखों से नजर आ रही है। बिल्कुल, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप देख पा रहे हैं बढ़त। लेकिन रोहतक की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस ने वहां से दीपेंद्र हुड्डा को उतारा है, तो अब क्या और ज्यादा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है? बिल्कुल, मुकाबला दिलचस्प रहेगा। यहाँ से काफी हद तक देखने को मिलेगा। पिछली बार भी दीपेंद्र हुड्डा जी थोड़े से मार्जिन से रह गए थे। इस बार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल कमर कस के बैठे हैं कि इस बार वो पिछली बार वाली गलती नहीं होने देंगे। थोड़ा सा मतों का अंतर रहा था और भाजपा ने
जो अपने लाभार्थी वाली योजनाएं थी उनको ग्राउंड स्तर तक पहुंचाकर अपने वोट बैंक को और मजबूत किया है। उनका ये मानना है कि हमने अपना वोट बैंक बढ़ाया है, पिछली बार से और अधिक बढ़ाया है, और इस बार भाजपा कह रहे कि हम 1 लाख के आसपास वोटों से जीत जाएंगे। कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार 2 लाख वोटों से भाजपा को हराएंगे। तो अरविंद शर्मा जी ने की अनुपस्थिति थोड़ी सी रही रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन सरकारी योजना पूरे रूप से धरातल पे पहुंची है। ये मैं स्वयं देख के आया हूँ वहाँ पे, लोगों को मिला है जी। चलिए ठीक है, चर्चा करेंगे इस पर आगे भी, और भी कई सारे सवाल मेरे मन में है। लेकिन उससे पहले रोहिला जी, एक सीट तो लूज करते हुए आप हरियाणा में भी दिख रहे हैं, राजस्थान में भी वही हालत है। 400 पार बहुत बड़ा आंकड़ा है बता रहे राजनीतिक विश्लेषक, कहीं ना कहीं उसको छूने से तो आप रह सकते हैं, लेकिन हाँ वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ सकता है जिस तरीके से बीजेपी की मेहनत चल रही है। जी जी, भारतीय जनता पार्टी जब शुरू हुई थी 2 टिकटें आई थी हमारी जी, और 2 से 303 तक का सफर कोई आसान सफर नहीं है हमारे लिए। हमारी पीढ़ियां सफी है इसमें, ठीक है ना। नहीं सुनिए मेरी बात आप। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, जो हमारे बूथ से पन्ना प्रमुख तक है, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। लगातार सरकार की जो योजनाएं, जो दीपक गहलोत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, भाई लाभार्थी, भाई हमने उनको डिलीवर किया है और हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। भाई जो हमने डिलीवर किया है, जो हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी है लोगों को, ये आप मानेंगे 1.25 लाख नौकरी हमने दी है, कांग्रेस सरकार ने 80,000 दी थी। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, वो चाहे केंद्र के सत्र पे है, चाहे वो राज्य के सत्र पे है, वो लोगों में जा रहा है। लोगों में एक संदेश है कि भाई जो किया है मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार और नायब सरकार ने किया है, और हम उन्हीं का आधार पर वोट मांगेंगे। और जनता में पॉजिटिव मैसेज है। जनता तो ये जो विपक्ष है ना, विपक्ष को लगातार देख रही है पिछले 10 साल से। इन लोगों के आपस के झगड़े खत्म नहीं हो रहे, ठीक है ना, एक दूसरे को ठिकाने लगाने के लिए लगे हुए हैं। तो जनता का ये लोग जनता का क्या सोचेंगे, ठीक है ना। आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि आपके सांसद साहब लोकसभा क्षेत्र पे अनुपस्थित रहे, मैं मानता हूँ सिरसा में अनुपस्थिति रही आपके सांसद की, गुरुग्राम में अनुपस्थिति रही, रोहतक में अनुपस्थिति रही, ठीक है, सोनीपत में अनुपस्थिति रही आपके सांसद साहब की। सोनीपत में आपने बदल दिया, आपने सिरसा में जिस प्रत्याशी को लेके आए वो घाट का पानी का विरोध हुआ है। सांसद ने 9 साल का, सुनिए 9 साल का जो कार्यकाल था उन सांसद साहब का, उनकी 100% हाजिरी रही है लोकसभा में। छोड़िए मेरी बात, आप लोग का रिकॉर्ड निकाल के देख रहे हैं। सुनिए, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हर 15 दिन में आते थे, और गांव के जो प्रोग्राम लगते थे, जो मोदी जी ने जो टास्क दिए हुए थे, वो उन्होंने किए हैं। आप बेसिक उनका रूट चेक कर लेना, तो उन्होंने कितनी यात्राएं की है गांव जाके, ठीक है। 650-700 गांव होते हैं मतलब एक लोकसभा में, तो कई बार जो लेकिन रोहिला जी 2 महीने और 9 साल बहुत बड़ा अंतर है। 2 महीने में अगर वो 2-4 गाँव में चले भी गए तो ये कौन सी बड़ी बात है। 2 महीने की बात नहीं कर रहा मैं, तो पूरे 9 साल की बात कर रहा हूँ जी। 9 साल की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हर महीने वो मीटिंग लेते थे, क्योंकि वो चीजें हमने देखी है सारी, ठीक है ना। हाँ, अरविंद शर्मा जी के बारे में आप जो कह रहे हैं, लेकिन अरविंद शर्मा जी ने कहा कि जो क्षेत्र है उसमें लगातार काम हुआ पार्टी ने काम किया, सरकार ने काम किया, लाभार्थी योजनाएं पहुंची है और बहुत सी योजनाएं गिनाने के लिए, तो ठीक है। लेकिन एक अभी चुनाव का समय है, तो हम चुनाव में सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं। भाई हमने तो डिलीवर किया, हमें उसका रिवार्ड दीजिए बस। लेकिन को पहचानेगी नहीं, फील्ड में देखेगी नहीं, तब तक तो ये संशय का विषय बना ही रहता है। फिलहाल दीपक जी अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं। हरियाणा में एक चीज होती है, ये मतलब जैसे किसी का सुख दुख में नहीं जावे तो मतलब कार्यकर्ता रूस जावे, जनता रूस जावे, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, अभी जो कांग्रेस के कैंडिडेट आई, ये कब जनता में गई है, ठीक है ना। तो ये तो ये मान लो आपने रुपया तो बहुतों को है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सिरसा में आपकी कैंडिडेट धरातल पे कभी नहीं गई, रूस से बहुत लोग हैं। हाँ, ये अब ज्योति जी ये देखने का विषय है, ये अच्छी बात भी है और कुछ हद तक खराब बात भी है कि अभी क्षेत्र में अभी लोग मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं। बहुत कम सांसद ऐसे हुए हैं जो अपना चेहरे पे वोट मांग सकते हैं पूरे अभी पिछले 10 साल के भारतीय जनता पार्टी। अगला सवाल मेरा दीपक जी आपसे यही था कि मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगना और कैंडिडेट के चेहरे पर वोट मांगना इस बार बीजेपी को कहां लेकर के जाएगा, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं मोदी जी के चेहरे पर ही बीजेपी वाले वोट मांगते हैं। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2-4 परीक्षण किए हैं, जैसे आप चुरू की सीट पे कह सकते हैं राहुल कछवा की वोट टिकट काट के देवेंद्र झाझड़िया जी को दी गई है, और इस प्रकार से काफी सारे ऐसे किए हैं। गंगानगर में भी प्रियंका बालान को दी है।
तो उन प्रियंका बालान के बारे में तो मैं स्वयं देख के उनको यही नहीं पता मेरा क्षेत्र कहाँ तक है। तो पूरी लेकिन राहुल कसवा एक बड़ी शख्सियत है, लेकिन कांग्रेस से फिर वो चुनाव लड़े और उसी सीट से लड़े, तो क्या लगता है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? हाँ, कांग्रेस को मिल रहा है उसका फायदा, बिल्कुल मिल रहा है। तो लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाजपा कैंडिडेट देवेंद्र झाझड़िया जी जो है वहां पे पूर्णतया मोदी जी के चेहरे पे और अपनी एक सिंपैथी वोट लेने के विचार से उतरे। उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। प्रियंका बालान जी है, उनको यही नहीं पता मेरा क्षेत्र कहाँ तक है। तो कैंडिडेट जितने भी हैं लगभग 50% कैंडिडेट्स मोदी नाम के सहारे, मोदी नाम की माला जप के और राम मंदिर की माला जप के आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रोहिला साहब ने भी कहा कि नहीं जा पाए, दबी जुबान में अब स्वीकार कर रहे नहीं जा पाए। हाँ, स्वीकार करना चाहिए, उस चीज का विरोध भी सामने आएगा। अगर स्वीकार कर लेंगे तो मान लिया जाएगा, कोई बात नहीं। और अभी इतनी स्थिति आप लोगों की खराब नहीं है, लेकिन अगले आने वाले समय में अगर आप सचेत हो जाएंगे तो स्थिति और लंबे समय तक ठीक हो जाएगी। और प्रियंका जी सिर्फ मोदी नाम, जो आपका सवाल था, सिर्फ मोदी के नाम तो वोट नहीं मिल रहा है। भाजपा ने एक बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने एक लंबी लिस्ट ऑफ लीडरशिप खड़ी की है। अगर कुछ लोग नरेंद्र मोदी के फैन हैं, कुछ लोग धारा 370 हटाने के बाद अमित शाह जी के बहुत बड़े ऐसे प्रशंसक हुए। उसके बाद जो एक न्यूट्रल वोट बैंक जो रहता है, एक तो बीजेपी का काडर बैंक, एक कांग्रेस का काडर बैंक, एक न्यूट्रल जो रहता है, वो नितिन गडकरी के काम से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। इसके बाद जी एक बार सुन लीजिए, इसके बाद कुछ लोग व्यापारी है, जो युवा है वो योगी आदित्यनाथ को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो बीजेपी ने एक बहुत लंबी एक टाइमलाइन, अपने एक लाइन ऑफ लीडर्स उन्होंने खड़ी की है। अब एक नया नाम उभर के आ रहा है, जयशंकर जी विदेश मंत्री, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके भी फैन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। साउथ से अन्नामलाई का मतलब लैंड स्लाइडिंग उनका फोर्स ऑफ फॉलोवर्स आ रहा है। तो बीजेपी ने सिर्फ मोदी नाम को हाथ में ना लेके अपनी लिस्ट ऑफ लीडर्स को भी एक लंबा किया है। जैसे अभी नए नए लीडर्स पैदा किए। राजस्थान में इन्होंने भजन लाल को मौका दिया, मध्य प्रदेश में इन्होंने मोहन यादव जी को मौका दिया, छत्तीसगढ़ में इन्होंने विष्णुदत्त साय जी को मौका दिया। तो ये नए लीडर्स को भी खड़ा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनको इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। वो ग्राउंड पे नहीं जा रहे, वो हर बार मोदी नाम पे नहीं बच पाएंगे, हर बार पार्टी की विचारधारा के नाम पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है। रोहिला जी अब अपना जवाब दीजिए आप। जी, वो मेरी बात दीपक जी ने बोल दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन मैं एक बात दीपक जी आपको नई बात बताऊंगा, शायद आपको तो पता भी होगा। कांग्रेस में हरियाणा में क्या है, कांग्रेस में सिर्फ फैन फॉलोवर है, या तो हुड्डा के फैन फॉलोवर है या एसआर के ग्रुप के अलग अलग नेताओं के फैन फॉलोवर है। यहाँ कांग्रेस का झंडा पकड़ने वाले आपको 2% लोग नहीं मिलेंगे। रैली कर लेते हैं भाई, किसी के नाम पे रैली कर ली, वो अलग बात है। लेकिन जो प्रॉपर काम होता है वो आपको भी पता है। दरअसल पे कांग्रेस का झंडा पकड़ने वाला कोई बिरला ही मिलेगा आपको। देखो 10 साल से 20 साल से कोई कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, यहाँ सिर्फ नेता के लिए काम कर रहे हैं, और वही चीजें कांग्रेस को डुबाने का काम कर रही है हरियाणा में। क्योंकि एक कैडर होता है, एक संगठन, कोई भी संगठन के हिसाब से चलता है, किसी नेता के हिसाब से नहीं चलता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मैंने भाजपा की बहुत बड़ाई करी है, आप ये बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। भाजपा के झंडा पकड़ने वालों की संख्या बहुत कम है, कांग्रेस का सुरक्षित है। भाजपा के झंडा पकड़ने वाले बहुत है जी। नहीं मानो मेरी बात आप, ये लोग 11 साल से अपना संगठन नहीं बना पाए कांग्रेस हरियाणा में। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हुड्डा ने नहीं बनाने दिया। यही 3 ही कमियों की वजह से ही हार रहे हैं। संगठन बना रहे, आज बनाए, सुबह तक इनका संगठन भाजपा से कई गुना शक्तिशाली संगठन खड़ा हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर चलते हुए इन्होंने संगठन नहीं बढ़ाने दिया, वो बात अलग है। लेकिन ये बात सच्चाई तो आपको ही माननी पड़ेगी कि भाजपा से ज्यादा सशक्त कैंडिडेट, ज्यादा सशक्त इनके कैडर वोट बैंक कांग्रेस के पास है। दीपक जी आपके बाद में एक लाइन जोड़ना चाहूंगी, लौटूंगी। रोहिला जी एक सेकंड बस। आशिका, आप 2019 का चुनाव देखो, आप कितने वोट आए थे, शायद 2-3 हजार वोट आई थी इनकी। तो अभी यार कहाँ गए? मूल वोट भी तो होता है ना, 5-7 10 हजार वोट किसी पार्टी का, वो कोई भी कैंडिडेट है उसको जाती है वो। आप 2019 कितनी जमानत हुई थी इनकी, देखो आप एक बार। ठीक है रोहिला जी 1 मिनट रुकिए। दीपक जी आपकी बात में एक लाइन और जोड़ना चाहूंगी। आपने जो कहा कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े नेता है और सशक्त आदमी भी है, लेकिन इसी को लेकर के कांग्रेस और अन्य दल कहते हैं कि कांग्रेस की कैंडिडेट चुरा करके बीजेपी ले जाती है, चाहे वो ईडी के डर से ले जाए, चाहे सीबीआई के डर से ले जाए, चाहे तमाम जांच एजेंसियों के डर से ले जाए।
तो इसको कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ये बात बार बार आती है, हर डिबेट में सुनने को आती है। देखिए ज्योति जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मैंने खुद देखा है केजरीवाल जी के मामले में भी मैंने ईडी की चार्जशीट देखी है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो देखा है। आरोप लग रहा है भाजपा के ऊपर कि दुरुपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, और जो इंस्टीट्यूशंस है सरकारी, हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने भी अपने काले कारनामों के गड्ढे इतने बड़े खोद रखे हैं कि उनको ये टाप नहीं पा रहे हैं, उनमें गिर जाते हैं। केजरीवाल जी के तो 105 पेज का ऑर्डर है, मैंने 2 बार पूरा पढ़ा है, उनको जमानत मिलने का तो अधिकार ही उन्होंने खो रखा है, उनको अभी बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा तब उनको जमानत मिलेगी। और हाँ, बीजेपी को जिन लोगों के ऊपर ईडी से छापे मारे उन लोगों के काले कारनामे है, लेकिन बीजेपी वाले को भी ये देखना पड़ेगा कि वो जब इधर आ जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई रुक जाती है। तो एक तरफ तो बीजेपी, मैं कह रहा हूँ कि ईडी इंडिपेंडेंट कार्रवाई करती है, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ ईडी सरकार के दबाव से कार्रवाई करनी बंद भी कर देती है। तो ये भाजपा को देखना पड़ेगा, लोगों के मन में रोष है। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में और है, दीपक जी पूछूंगे आपसे, लेकिन उससे पहले संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए कांकेर से लगातार हमको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन सलमान, आपके पास आते हुए मुद्दे एक बार लोगों से अगर आप पूछ पाए, या फिर आपको क्या कुछ मुद्दे वहां पर नजर आते हैं जिसको लेकर के इस बार लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पे ये जो कांकेर का जो चुनावी माहौल है, यहाँ पे ये जितने भी वोटर्स है, जितने भी मतदाता के लोग हैं, वो लोगों का यही कहना है कि अगर हमारे क्षेत्र में विकास की अगर बात करें या मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, इससे पहले भी जिस प्रकार से कुछ गांव ऐसे भी है जहां पे अभी तक का विकास कार्य नहीं हुआ है, वहां के लोगों का भी यहाँ कहना है कि अगर हम जिस प्रत्याशी को चुन रहे हैं, जो प्रत्याशी बन के यहाँ पे आएगा संसद के रूप में, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं या यहाँ के विकास की अगर बात करते हैं तो विकास की बातों को सदन में उठाए और वहाँ पे इन विकास कार्यों को करे और यहाँ का विकास को ध्यान दे, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा बेरोजगारी के मामले में देखा जाए तो लोग यहाँ से दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं तो उनको जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ पे लोग जा रहे हैं, जाने में आने में जो दुर्घटना होते हैं, या तो फिर अभी फिलहाल ही दिन पहले की बात है जिससे ट्रेन दुर्घटना में बीजापुर से जो पलायन किए तो वो लोगों की जो ट्रेन दुर्घटना में जिस तरीके से हादसे में उनकी मौत हो गई है, वैसे टाइप का हो जाता है। तो वो लोग चाहते हैं कि जो प्रत्याशी बन के यहाँ पे आए, वो लोगों का यहाँ के बेरोजगारी के ऊपर बहुत सा ध्यान देना चाहिए। जिस टाइप का युवा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आज वो लोग कूली करने में मजबूर हो गए हैं, बाहर के राज्यों में जाकर उन लोगों को बोरवेज गाड़ी में काम करना पड़ता है, या किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, या किसी होटल में काम करना पड़ता है। इस प्रकार का जो समस्या है उसको जल्द से जल्द यहाँ से जिस प्रकार से शासन बनेगी, सरकार बनेगी या मोदी दोबारा वापस आएंगे तो ये काम, ये जो जिस प्रकार के बेरोजगारी की जो परेशानी है उसको खत्म करे, ऐसा लोगों का मानना है। जी बिल्कुल, और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये भी हो जाती है कि जो क्षेत्र का सांसद है वो क्षेत्र में घूमेगा, वहाँ की समस्याएं जानेगा, उस हिसाब से उन समस्याओं का समाधान कर पाएगा, जैसा कि दीपक जी आप बताने का प्रयास कर रहे थे। तो ये सवाल मेरा ये था, जैसे कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी सुनी है, 2 बड़े मुद्दे हैं, चाहे रोजगार कहें, पलायन कहें, ये अक्सर मुझे लगता है लगभग हर दूसरे राज्य में ये समस्या बनी रहती है, और हर बार के चुनाव में यही मुद्दे सामने आते हैं कि भाई रोजगार नहीं है इसलिए पलायन कर रहे हैं, रोजगार नहीं है इसलिए पलायन कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी समस्या आप इसको देश में मानते हैं? देखो, बड़ी समस्या है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि वाला देश है, सबसे बड़ी जनसंख्या भारत के अंदर है। हर व्यक्ति को रोजगार देना इतना आसान नहीं है जितना ऐसे कह दिया जाता है चुनावी भाषणों में, चुनावी वादों में इतनी आसानी से कह दिया जाता है कि हम सबको रोजगार देंगे, हम ये करेंगे। राहुल गांधी जी आजकल कहते रहते हैं कि मैं एक ही बार में एक झटके में गरीबी खत्म कर दूंगा, ये संभव नहीं है इस प्रकार की चीजें। और दूसरा देखो, सबसे पहले किसी भी पार्टी को, चाहे कोई भी सरकार है, उनको शिक्षा के प्रसार पे जोर देना पड़ेगा। जितने लोग अधिक शिक्षित होंगे उतने ही अधिक व्यवसाय बढ़ेंगे। अब अगर ये बात होगी पहली। अब दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से लोग रोजगार को सिर्फ सरकारी रोजगार की दृष्टि से नाप लेते हैं, वो उसको रोजगार नहीं माना जा सकता। भारत के अंदर 96,000 नए स्टार्टअप हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर। उनमें से 126 स्टार्टअप यूनिकॉर्न, मतलब 8,500 करोड़ से ऊपर का
जिन्होंने अपना लाभ कमाया, जिनकी आज वैल्यू 8,500 करोड़ से ऊपर, जिसमें से 40,000 करोड़ के भी कुछ स्टार्टअप्स है, 50 के भी है, 1 लाख करोड़ के भी स्टार्टअप्स है। तो उन्होंने भी रोजगार दिया है, उन रोजगारों को भी गिनना पड़ेगा। और अभी रोजगार मांगने की जब बात आती है तो सरकार इसके ऊपर थोड़ी सी उदासीनता दिखा देती है। अनेकों भर्तियां टीचर्स की, पुलिस की, सरकार के पास रिक्त पद पड़े हैं, उनके ऊपर नहीं करते, लेकिन सरकार उदासीनता सरकार की तरफ से भी है। काफी हद तक चीजों को मैनेज किया है, लेकिन अभी भी और काम करने की आवश्यकता है। सरकारी पदों को भरने की जरूरत है, क्योंकि भारत के अंदर लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि सरकारी नौकरी मिलेगी तभी उसको रोजगार बनेगा। ठीक है दीपक जी, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लौटूंगी। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।